हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हैव ए नाइस डे। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वह है वेल्डेड कनेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड एज पर IS 800 2007। तो इसमें जिस तरह के बेल्ट का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कोड में, वो मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के बेल्ट हैं। पहला है फिलेट बेल्ट, दूसरा है बट बेल्ट और तीसरा है स्लॉट एंड स्पॉट बेल्ट। तो इसमें आज हम केवल फिलेट बेल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें कैसा होता है फिलेट बेल्ट, उसकी बनावट कैसी होती है। यहाँ पर एक ये प्लेट दर्शाई हुई है, एक ये प्लेट वर्टिकल पोजीशन में इसके किनारे पर रखी है। इन दोनों प्लेटों को बेल्ट के द्वारा जोड़ना है। तो इसके जो 90 डिग्री का कॉर्नर है, इसी कॉर्नर पर फिलेट बेल्ट जो है आर्क बेल्ट के द्वारा जो है ये वेल्डिंग की जाती है। वेल्डिंग की प्रोसेस तो आप समझते ही हैं। जो वेल्डिंग की जाती है तो इसके कॉर्नर में फिलिंग होती है, एक रॉड का मटेरियल पिघल करके इसमें भर जाता है, वही हमारा बेल्ट का मटेरियल है। और ये जो पिघला हुआ मटेरियल है, इन दोनों यानी इस प्लेट को और इस प्लेट के भागों को भी गर्म करके उसे जोड़ देता है, यानी ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी ये प्लेट का मटेरियल और बेल्ट का मटेरियल जो है ये मोनोलिथिक हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है आपस में। तो वहाँ पर पूरी सामर्थ्य पकड़ लेता है। इसकी जो क्रॉस सेक्शन की बनावट आती है वो इस तरह की आती है कि यहाँ पर देखिए ऊपर भी वो भार लेकर के ये गोलाई होती है, और यहाँ पर ये जो अंदर को गोलाई दिखाई गई है ये इस बात को दर्शा रहा है कि जो ये हमने वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेट रखी थी, ये आर्क के द्वारा जो है ये पिघल करके यानी इसका मटेरियल यहाँ पर पहुँच गया है, या दोनों मटेरियल आपस में मिक्स हो गए हैं। ये भी हॉट हो गया था उतना ही, और ये भी जो पिघला हुआ मटेरियल है वो यहाँ पर है, वो भी मिक्स हो गया था। तो इस तरीके से ये हमारा इसी तरह से यहाँ कुछ गहराई तक ये मटेरियल भर जाता है। तो ये पूरा हम बेल्ट मटेरियल कह सकते हैं इसको। इसकी हम ज्योमेट्री पर विचार करें तो यहाँ देखते हैं कि ये जो भरा हुआ हिस्सा है ये सब जगह भार समान रूप से नहीं होता है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं, यानी इसको कंसीडर नहीं करते इसकी स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन में। यानी यहाँ से यहाँ तक एक प्लेन सरफेस हम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे ही प्लेन सरफेस एज्यूम करते हैं तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ये भुजा और ये भुजाएं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसी फिलेट बेल्ट की ये भुजाएं हैं, ये इसकी लेग ऑफ द बेल्ट कहलाता है। ये इसकी लेग कहलाती है और ये भी इसकी लेग कहलाती है। दोनों लेग आपस में बराबर होती हैं। इसी भुजा को साइज भी बोलते हैं, साइज ऑफ द बेल्ट भी कहा जाता है, या कभी कभी कंबाइंड रूप से लेग साइज बोल देते हैं इसको, लेग साइज। हालांकि साइज ऑफ द फिलेट बेल्ट शब्द होता है। साइज ऑफ द फिलेट बेल्ट भी यहाँ से यहाँ तक है, और साइज ऑफ द फिलेट बेल्ट भी यहाँ से यहाँ तक है। और साइज ऑफ द फिलेट बेल्ट को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये स्मॉल s हो गया। यहाँ से भी ये दूरी स्मॉल s हो गई, और ये यहाँ पर हमारा डायगोनल हो गया। तो ये हमारी मेन बनावट है इसकी। इस बनावट के बाद जरा देखिए, जो बेल्ट किए जाते हैं वो 3 प्रकार के बेल्ट आपको नजर आते हैं। यानी मार्केट में इस तरह के बेल्ट दिखेंगे। एक तो ऐसा बेल्ट जिसमें डिप्रेशन आ गया हो, यानी ये कॉन्केव उसका सरफेस बन गई हो, यानी यहाँ पर बीच में जो है गड्ढा है, गहरापन है। इस तरह का बेल्ट अगर बना हुआ है तो ये हमारा कॉन्केव फिलेट बेल्ट कहलाता है, कॉन्केव फिलेट बेल्ट। और अगर इसमें उभार है ऊपर की ओर, तब ये कन्वेक्स फिलेट बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और जो बिल्कुल प्लेन होता है तो प्लेन जो है ये मीटर्ड कहलाता है, मीटर्ड फिलेट बेल्ट कहलाता है। मीटर्ड MITRED, तो ये मीटरेड फिलेट बेल्ट है, और ये भी मीटर, ये फिलेट बेल्ट है, मीटर्ड फिलेट बेल्ट। तो यहाँ पर ये हमारे बेल्ट के टाइप्स हो गए। अब इसके बाद बेल्ट कहाँ किया गया है, किस स्थान पर किया गया है, उसके अनुसार उसके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक बेल्ट मान लीजिए यहाँ पर कंसीडर करते हैं, एक ये प्लेट है बड़ी,
इसके ऊपर ये कम चौड़ाई की प्लेट रख करके, ये कॉर्नर इसका कटा हुआ है प्लेट का, और ऐसे इसके ऊपर रख दी गई है। फिर इसके इस साइड में वेल्ड कर दिया गया, यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक वेल्ड कर दिया गया, इस सिरे पर भी वेल्ड कर दिया गया और इस सिरे पर भी वेल्ड कर। तो ये अलग अलग जगह पर वेल्ड किए गए हैं। जगह के अनुसार इनके नाम भी अलग अलग हैं होंगे। यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये प्लेट की साइड हैं दोनों, इसीलिए इसको साइड SID साइड फिलेट वेल्ड बोलते हैं। ये भी साइड फिलेट वेल्ड है। ये इसका एंड है, सिरा है प्लेट का, इस प्लेट का ये एंड है, इसलिए इसको एंड फिलेट वेल्ड का नाम दिया गया है। ये एंड फिलेट वेल्ड हो गया। और ये हमारी डायगोनल की डायरेक्शन है, इसलिए इसको डायगोनल फिलेट वेल्ड कहते हैं। तो ये हमारे अलग अलग स्थान के अनुसार फिलेट वेल्ड के नाम हो गए। इन नाम के बाद फिर आप देखिए, यहां पर ये वही फिगर बना हुआ है, वहां मैंने दिखा दिया। लेग लेंथ, साइज ऑफ द बेल्ट, ये दोनों एक ही होते हैं, इसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद देखिए मिनिमम साइज, साइज के लिए IS कोड ने अपनी रिकमेंडेशन दी है। तो जो साइज ऑफ द बेल्ट है, यानी ये बेल्ट का साइज कितना रखा जा सकता है मिनिमम, ये IS कोड की टेबल 21 में दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं IS कोड। और क्लास हमारा 10.5.23 है। तो इस तरीके से ये हमारा क्लास है और ये टेबल है। उस टेबल में क्या कंटेंट है वो मैं यहीं समझा दे रहा हूं। अगर जोड़ने वाली प्लेटें, जैसे ये दोनों प्लेटें हैं जो जोड़ी जा रही हैं, अगर ये प्लेटें या इन प्लेटों की ये मोटाई जहां पर वेल्ड किया जाना है, वो मोटाई 0 से 10 मिलीमीटर तक है, तो मिनिमम साइज जो है बेल्ट का 3 मिलीमीटर लिया जाता है। 10 से 20 मिलीमीटर तक है तो 5 मिलीमीटर मिनिमम साइज हम ले सकते हैं। और 20 से 32 तक की मोटाई अगर है प्लेट की, तो हम 6 मिलीमीटर का मिनिमम साइज प्रयोग करेंगे। 6 से कम का नहीं प्रयोग करेंगे, इसमें 5 से कम का प्रयोग नहीं करेंगे। और 32 से 50 mm तक की मोटाई है तो इसमें 8 mm का बेल्ट प्रयोग करेंगे। फर्स्ट रन जिसमें 10 mm का होगा। अब ये फर्स्ट रन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि स्टार्ट में इसकी मोटाई जो है बेल्ट की ज़्यादा रखते हैं, बाद में फिर 8 mm हो जाती है। तो यहाँ पर यहाँ पर मेनली हमारे ऊपर के ही प्रश्न आते हैं, ये मोटाई में ही हमारे ज़्यादातर मैक्सिमम जॉइंट होते हैं। इसके बाद साइज की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये कोड के द्वारा इसके बारे में रूल लिखा हुआ है, वो रूल समझ लें। कोड की भाषा को ही मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फॉर स्क्वायर एज, ऐसा जैसे इसमें ये कोर है, इसको देखिए, ये वाली कोर अगर ये स्क्वायर एज है, स्क्वायर एज का मतलब कटा हुआ किनारा है, यानी इसको कह सकते हैं सीयर्ड एज। इसको सीयर्ड एज है, ये नेचुरल एज नहीं है। तो अगर ये सीयर्ड एज है, स्क्वायर एज है, यानी सीयर्ड एज है, उस केस में जो साइज कितना लिया जा सकता है अधिक से अधिक, वो साइज जो है प्लेट की मोटाई में से 1.5 मिलीमीटर कम किया जा सकता है। यानी आप यहां देखिए कि ये जो ऊपर से 1.5 मिलीमीटर हमको छोड़ करके इतना हम भर सकते हैं अधिक से अधिक। तो ये 1.5 मिलीमीटर कम करके ये इसका साइज की गणना की जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर ये प्लेट हमारी 10 मिलीमीटर मोटी है, तो 10 में से 1.5 मिलीमीटर कम कर देंगे तो 8.5 मिलीमीटर बचेगा। यानी हम अधिक से अधिक 8.5 मिलीमीटर साइज का बेल्ट कर सकते हैं। एक तो ये रूल हुआ। दूसरा है राउंडेड एज के लिए, अगर यही किनारा हमारा राउंडेड एज होता, राउंडेड एज का मतलब नेचुरल एज होता है, जो फैक्ट्री से ढला हुआ किनारा होता है। प्लेट का जो नेचुरल एज है वो राउंड होती है, स्क्वायर में शेप में नहीं होगी। तो वो राउंडेड एज के लिए जो है ये रूल है। इसका साइज ऑफ द बेल्ट किसके बराबर लिया जाएगा? ये प्लेट की मोटाई का 3/4 के बराबर लिया जाता है। यानी प्लेट की जितनी भी मोटाई है उसका 3/4 हिस्सा जो है, इतना मैक्सिमम हम बेल्ट कर सकते हैं। तो ये दो रूल आपको याद रखने होंगे। ये तो मैक्सिमम साइज के लिए हो गया, ये मिनिमम साइज के लिए हो गया। अब आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी प्रश्न आता है उसमें इसके अनुसार पहले आप मिनिमम साइज निकाल लीजिए, जो तुम्हारी प्लेट की मोटाई दी गई हो उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी साइज चुन लेंगे मिनिमम का। मान लीजिए 18 मिलीमीटर की प्लेट थी तो उसमें हम 5 मिलीमीटर मिनिमम प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम और मान लीजिए राउंडेड एज है,
या स्क्वायर एज है, मान लो स्क्वायर एज है, तो फिर मैक्सिमम कितना साइज रख सकते हैं, 18 में से 1.5 कम कर देंगे तो ये 16.5, तो मैक्सिमम साइज 16.5 हो गया, मिनिमम साइज 5 हो गया। अब आपको तय करना है कि हम कितने साइज का बेल्ट करें। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, वो ये है कि जितने भी बेल्ट किए जाते हैं उसमें 70 to 80% हिस्सा 6 mm साइज का ही बेल्ट किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है 8 mm साइज के बेल्ट का, और फिर आता है इसके बाद 10 mm साइज के बेल्ट का। ज्यादातर हमारे यही साइज के बेल्ट किए जाते हैं। 5 mm का बेल्ट जो है शायद ही कहीं विशेष परिस्थिति में ही किया जाएगा, सामान्यतः नहीं प्रयोग किया जाता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इन्हीं में से इनका चयन करें, किसमें से, 6 mm, 8 mm या 10 mm। ये रूल में कहीं शब्द नहीं है, ये केवल एक प्रैक्टिकल उसकी बात बता रहा हूं कि जितने भी केस मिलते हैं वो तो 6 mm के मैक्सिमम मिलते हैं, 8 mm के फिर उसके बाद, और फिर 10 mm। तो इस तरह से हम साइज तय कर लेते हैं। जब हमने इसका साइज तय कर लिया, उसके बाद देखिए इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, कंठ की मोटाई क्या होती है। अब जरा कंठ की मोटाई को पहले तो यहाँ ये समझें कि ये कंठ की मोटाई है क्या। कंठ की मोटाई के लिए ये 2 प्लेटें हैं, लैप में रखी हैं एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप में। इसके यहाँ पर ये जो बेल्ट किया गया है और ये इसका उभरा हुआ हिस्सा तो हम हटा ही देते हैं, तो एक शुद्ध ट्रेंगल बन गया। जब ये ट्रेंगल बन गया, ये भुजा हमारी साइड के बराबर है, साइड ऑफ द बेल्ट, ये भी भुजा साइड के बराबर है। यहां से यानी दोनों समकोण बनाने वाली भुजाओं का जो कटान बिंदु है, वहां से कर्ण के ऊपर जो है, जो ये हमारा डायगोनल है, कर्ण है, इसके ऊपर जो है हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही हमारी थ्रोट थिकनेस कहलाती है। इसी को थ्रोट थिकनेस बोलते हैं और इसे TE लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थ्रोट थिकनेस हो गई, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। इसको TE से रिप्रेजेंट करेंगे, TE से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये TE का मान कोड के अनुसार K × S के बराबर दिया हुआ है, जिसमें S बेल्ट का, फिलेट बेल्ट का साइज है और K एक गुणांक है। इस गुणांक का मान IS कोड में टेबल 22, IS कोड की टेबल 22 है, उसमें आप देख सकते हैं क्लास 10.5.3.2 है। तो इसमें इस टेबल में जो वैल्यूज दी हैं वो इस तरह से दी हैं। ये एक्चुअली इस पर डिपेंड करता है कि एक तो ये सरफेस हो गई, एक ये सरफेस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। यहाँ तो 90 डिग्री का है, ये एंगल हमारा, अब यहाँ पर कोड के अनुसार अगर ये एंगल 60 डिग्री से 90 डिग्री तक है, तब K का मान 0.7 लिया जाएगा। आपको ज्यादातर केस में इसी का प्रयोग करना होगा। 60 to 90 डिग्री का एंगल है तो ये 0.7 प्रयोग करना होगा K का मान, और 91 से 100 है तो 0.65 प्रयोग करेंगे, 101 से 106 है तो 0.6 करेंगे, 107 to 113 है तो 0.55 करेंगे, और 114 to 120 0.5 करेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि दो सरफेस के बीच में एंगल हमारा मिनिमम 60 है और मैक्सिमम 120 का। केवल इन्हीं पर ये वेल्ड किया जा सकता है। तो इसके लिए ही एक K की वैल्यू दी है। K की वैल्यू इस तालिका से देख करके यहाँ रखते हैं, और साइज हम ऊपर से मिनिमम और मैक्सिमम के आधार पर चुन लेते हैं। इस तरह से इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस TE की गणना हम कर लेते हैं। इसके बाद जो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट की एक डेफिनेशन आती है। व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बेल्ट? ये बेल्ट की टोटल लंबाई में से साइज का 2 गुना कम करके जो दूरी आती है कैलकुलेट होकर के, यही हमारी इफेक्टिव लेंथ ऑफ दी बेल्ट होती है। तो यहां पर इसके बारे में समझ लें, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट, ये 2 गुना कम क्यों किया जाता है। देखिए इस फिगर में, देखिए ये मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये ऊपर रखी हुई है। इसके इन दोनों सरफेस के बीच में यहां से यहां तक बेल्ट कर दिया गया। इस प्लेट की जो चौड़ाई है वो कैपिटल L है, तो बेल्ट भी हमारा कैपिटल L लंबाई का माना जाएगा। लेकिन कैपिटल L जो लंबाई होगी, इसकी ये टोटल लेंथ होगी। टोटल लेंथ होगी तो यहां पर इफेक्टिव लेंथ से मतलब क्या है? इफेक्टिव लेंथ से मतलब है कि जब हम बेल्ट करना शुरू करेंगे
तो यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। जब कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो कॉर्नर पर जो है वेल्ड मटेरियल की मोटाई 0 होगी और 0 से फिर धीरे धीरे एकदम बढ़ती चली जाएगी और बस थोड़ी दूर के बाद जो है ये साइज ऑफ द वेल्ड के बराबर हो जाएगी। यानी यहाँ पर ये पूरा मोटाई यहाँ तक से स्टार्ट नहीं करेगा, वेल्ड यहाँ से होगा और ये तिरछा जाते हुए तब यहाँ जाएगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कुछ दूरी आगे जाने पर बेल्ट की पूरी मोटाई हमको मिल पाती है और फिर ये उसी मोटाई का बेल्ट चला जाता है आगे तक। तो ये कंठ मोटाई सबसे कुछ बीच के कुछ हिस्से में होती है, किनारे से जो ये दूरी होती है 0 से वहां तक पहुंचने में ये एक साइज के बराबर होती है, इधर से भी एक साइज के बराबर होती है। इसलिए एक साइज इधर से एक साइज इधर से कम करके बीच की जो दूरी है इसी को प्रभावी लंबाई कहा जाता है। तो ये प्रभावी लंबाई का बेसिक कंसेप्ट है। आपको एक्चुअली फार्मूला याद रखना है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बेल्ट, ये हम L-2 इंटू एस, ये इसका फार्मूला है। टोटल लेंथ में से साइज का 2 गुना घटा दीजिए तो ये प्रभावी लंबाई स्मॉल LW ये ज्ञात हो जाती है। यहाँ पर कुछ जगह इसको कैपिटल LW से रिप्रेजेंट किया है कुछ बुक्स में, लेकिन IS कोड में जो स्मॉल LW से रिप्रेजेंट किया है इसलिए मैं स्मॉल LW सिंबल ही यूज कर रहा हूँ इफेक्टिव लेंथ के लिए। तो ये इफेक्टिव लेंथ हो गया। इंड रिटर्न, अब देखिए सब इसमें कुछ ये टर्म्स हैं, जैसे ये बड़ी प्लेट थी, ये छोटी प्लेट है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक बेल्ट किया गया, यहाँ से यहाँ तक बेल्ट किया गया, ये तो हमारे साइड फिलेट बेल्ट हो गए। अगर ये बेल्ट यहाँ से यहाँ तक ही रिकमेंडेड था, पहले करना था आपको, तो चूंकि प्रभावी लंबाई इसकी घट जाएगी, अगर हमने यहीं इस पर छोड़ देते बेल्ट को तो इफेक्टिव लेंथ हमारी कम हो जाती इससे। तो जितना इफेक्टिव लेंथ 2S कम हो जाती उतना ही हम अतिरिक्त इस किनारे पर बेल्ट और कर देते हैं, यानी इसको मोड़ के ले जाते हैं और फिर यहाँ पर 2S के बराबर दूरी तक बेल्ट करते हुए तब यहाँ ड्रॉप करते हैं। इसी तरीके से इधर से 2S दूरी तक, ये दूरी जो है इंड रिटर्न के नाम से जानी जाती है, इंड रिटर्न, और इसको L1 दूरी से रिप्रेजेंट करते हैं। L1 का मान 2 इंटू साइज के बराबर होता है, साइज का 2 गुना। इसी तरह से इधर से भी 2 इंटू साइज के बराबर इंड रिटर्न पर ये बेल्ट करना, ये हमारा कैलकुलेशन में शामिल नहीं होता, ये भी ध्यान दें। आपकी ये जो कैपिटल L है ये अब इफेक्टिव लेंथ की जगह प्रयोग की जाएगी, क्योंकि इतना हमने अतिरिक्त कर दिया है तो ये हमारी पूरी लंबाई इफेक्टिव लेंथ हो गई, ये भी इफेक्टिव लेंथ हो गई लंबाई। तो ये तुम्हारा इंड रिटर्न हो गया। लैप क्या कहलाता है? ये एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर जितनी लंबाई तक चढ़ाव लिए हुए है वो इसका लैप कहलाता है, या इसको ओवरलैप कहते हैं, ओवरलैप ऑफ दी प्लेट्स। इसके बाद कुछ IS कोड ने अलग से भी रूल दिए हैं कि इस लैप का मान, इसको तो क्वेश्चन को डिजाइन करने के बाद में सबसे चेक करेंगे। ये लैप का मान प्लेट की मोटाई जो दोनों में से पतली हो, पतली प्लेट की मोटाई का 5 गुना 5T से कम नहीं होना चाहिए, यानी लैप की वैल्यू जो है 5T से कम नहीं होनी चाहिए। एक तो ये हमको चेक करना है। लेंथ ऑफ द साइड फिलेट बेल्ट L, यानी इस L का मान इन दोनों साइड फिलेट बेल्ट के बीच की जो दूरी है इससे कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा रूल है कि इस D का मान प्लेट की मोटाई के 16T से 16 टाइम T से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे 3 रूल हैं, ये भी चेक किए जाते हैं। अब इसके बाद मेन पार्ट आता है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड के लिए हम फार्मूला जो है हमारे कोड के अनुसार FWD, ये डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड के लिए सिंबल है। डिजाइन स्ट्रेस कह सकते हैं, इसी को स्ट्रेंथ शब्द प्रयोग किया है, डिजाइन स्ट्रेस। तो ये हमारा हो गया FWN, ये नॉमिनल स्ट्रेस है, नॉमिनल स्ट्रेस अपॉन गामा MW के बराबर होता है। इसमें FWN वही नॉमिनल स्ट्रेस किसके बराबर ली जाती है? FU बटे √3 के बराबर रखी जाती है, और गामा MW का मान 1.25 लिया जाता है शॉप वेल्ड के लिए। यानी वर्कशॉप में अगर ये वेल्डिंग की गई है तो गामा MW की वैल्यू 1.25 ली जाएगी, और अगर ये फील्ड में ही वेल्डिंग की गई है तो गामा MW का मान 1.5 लिया जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया। यहाँ पर ये लिखा हुआ है FWN, यानी स्मॉलर ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बेल्ट, और
पेरेंट मेटल, मतलब ये बेल्ट का मेटल और प्लेट का मेटल, पेरेंट मेटल मतलब प्लेट का मेटल जो है, इन दोनों मेटल में से जिसकी सामर्थ्य कम होगी वही लिया जाता है। यहाँ आपके प्रश्न में क्योंकि प्लेट की सामर्थ्य दी जाती है, बेल्ट की सामर्थ्य जनरली नहीं दी जाती, इसलिए आपको प्लेट की सामर्थ्य का ही यहाँ पर प्रयोग करना है। इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बेल्ट ज्वाइंट, अब जोड़ की जो हमारी स्ट्रेंथ है, डिजाइन स्ट्रेंथ है, उसके लिए जो फार्मूला हो गया वो ये लिख सकते हो TDN, कुछ लोग इसको TDW लिखते हैं, कुछ इसको V लिख देते हैं, तो इनमें से कोई भी सिंबल आप प्रयोग कर सकते हो। कुछ ने इसको TWD लिखा है, TWD बराबर LW, मतलब वही इफेक्टिव स्पान इंटू इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस TE, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, यानी लंबाई गुणे थ्रोट थिकनेस, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, और ये हमारी स्ट्रेस हो जाएगी FU/√3 गामा MW। तो इस तरह से ये कोड का फार्मूला है, इसी से हम फिलेट वेल्ड की जो है सामर्थ्य की गणना कर लेते हैं। तो ये फिलेट वेल्ड की सामर्थ्य की गणना हो गई, इसी के आधार पर ही इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल किए जाएंगे। आगे वीडियो में हम 1-2 न्यूमेरिकल भी अपलोड करेंगे, उसके द्वारा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल वेल्डेड ज्वाइंट के बारे में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।